तो फिर जैसा कि हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स वाले रिएक्शंस पे ब्रेक करके हमने वीडियो ब्रेक कर दिया था लास्ट वाला, कि लंबा वीडियो हो रहा था। तो इस वीडियो में वापस हम स्टार्ट करते हैं। तो वापस से देख लो, और जो नए हो वो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लेना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना अपने कॉलेज ग्रुप्स में। तो चलो फिर मिलते हैं अब। देखो, हमने बताया था कंपोनेंट्स के बारे में। तो कंपोनेंट्स बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। कंपोनेंट्स के बारे में हम बता रहे थे कि लिखना कैसे है तुमको एग्जाम में। तो देखो, 5 कंपोनेंट्स थे। सबसे पहला कंपोनेंट है निकोटिनामाइड न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें कुछ नहीं लिखना है। 2 कोएंजाइम्स थे तुम्हारे, एन और एन जो कि डिराइव हो रहे थे विटामिन नियासिन से। इसमें एन जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है एटीसी में, और वही रिड्यूस होकर एन बनता है। तो इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं था। ये एन इससे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे इसके बाद आएगा फ्लेवोप्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, फ्लेवोप्रोटीन देखो। और तुमको एक बात जान लो, ईटीसी में हमेशा तुमको ये डायग्राम बनाना है एग्जाम में। पूरे पूरे मार्क्स के लिए ये एग्जाम जरूर बनाना। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इस डायग्राम से तुम्हारा सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब देखो, ये जो फ्लेवोप्रोटीन्स होते हैं ना, हाँ, पांचों कॉम्प्लेक्स का नाम भी तुमको याद होना चाहिए। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज योर NADH coenzyme Q reductase. Second is the succinate coenzyme Q reductase. Third is the coenzyme Q cytochrome C reductase. Fourth is the cytochrome oxidase. Fifth is the ATP synthase. 5 बार नाम याद करो, तब आगे वीडियो देखना। चलो, तो हम बात कर रहे थे कि फ्लेवोप्रोटीन्स के बारे में, कि जो इंजाइम NADH, मतलब जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स इंजाइम कॉम्प्लेक्स NADH कोएंजाइम Q reductase है ना, ये एक फ्लेवोप्रोटीन है। ठीक है, जिसके अंदर FMN होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये कोएंजाइम एक्सेप्ट करता है 2 इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटीन। ये तुमको लिखना पड़ेगा कि ये जो कोई ये एंजाइम है, ये तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को रिसीव करके FMNH2 बनता है। ठीक है, इसने क्या रिसीव करके ये बना दिया FMNH2। ठीक है, ये था तुम्हारा क्या, फ्लेवोप्रोटीन FMN जिनका प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। और FMN ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन रिसीव किया और FMNH2 बना दिया। अब NADH इज अ कॉम्प्लेक्स क्लोजली एसोसिएटेड विद नॉन हिम आयरन प्रोटीन्स। बेसिक इतना ही बात आपको याद रखना है जो मैंने बताया, कि एंजाइम NADH डिहाइड्रोजिनेज क्या था, फ्लेवोप्रोटीन में क्या था, कि वो FMN एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन रिसीव किया और फाइनली उसने बना दिया तुम्हारा FMNH2। अब बात करते हैं हम लोग, देखो सक्सीनेट ऊपर में है। सक्सीनेट भी एक फ्लेवोप्रोटीन है। सक्सीनेट कोएंजाइम Q reductase भी एक फ्लेवोप्रोटीन है। और ये तुम्हारा क्या होता है, ये FAD इनमें प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा FAD एज अ कोएंजाइम की तरह काम करता है। तो बेसिक तुमको दो दो लाइन सब में लिखना है। ये भी फ्लेवोप्रोटीन, ये भी फ्लेवोप्रोटीन। इसका FMN होता है कोएंजाइम, इसका FAD होता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं रहे, तो इतना याद रखना बस। ठीक है, और ये डायग्राम बनाना, पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब आता है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। देखो, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि FeS यहाँ भी देख रहे हो, यहाँ भी देख रहे हो, यहाँ भी देख रहे हो। ठीक है, 3 जगह FeS देख ली। आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स एज इन द ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड फॉर्म। ये जो FeS होता है ना, इसमें जो तुम्हारा फेरस है, ये +2 और +3 दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है। अबाउट हाफ डजन ऑफ FeS, हाफ डजन जो तुम्हारा FeS के होते हैं ना, they are connected with the respiration have been identified, however the mechanism of action are not clearly understood। मेरा ये चीज़ सोचो। और इसमें ये कहना चाह रहा है कि बहुत सारे, मतलब डजन के करीब तुम्हारे आइडेंटिफाई है कि कौन सा FES है, बट और नहीं भी आइडेंटिफाई है। तो एक FES पार्टिसिपेट करता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम FMN टू कोएंजाइम Q। अदर FES प्रोटीन एसोसिएटेड विद द साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C1। देखो, एक FES जो है वो FMN से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और एक FES साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, तो ये 2 FES हो गया। अब आ जाओ कोएंजाइम Q। पहले हम तुमको इस डायग्राम के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। देखो, ये सबस्ट्रेट है, मान लो ये सबस्ट्रेट कोई भी है। ठीक है, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसने, और ये जो कोइन, ये तुम्हारा जो NADH2 है, ये जो NADH कोएंजाइम Q डिटेक्टेज है, इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है FMN। तो इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के साथ FMNH2 बनाया। अब जैसे ही FMNH2 बना, इसने FES के थ्रू इलेक्ट्रॉन को कोएंजाइम Q को देना चाहा। कोएंजाइम Q, हमने कहा था ना कि कॉम्प्लेक्स 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, कॉम्प्लेक्स 5 में तुम्हारा जाके ATP बनता है। तो
तो जैसे ही FeS कोएंजाइम Q को दिया, उसी तरह से यहाँ भी सबस्ट्रेट था, उसने FeDH2 को दिया, फिर FeS को दिया इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही इस कोएंजाइम Q के पास इलेक्ट्रॉन आया तो कॉम्प्लेक्स थर्ड में साइटोक्रोम B के पास इलेक्ट्रॉन गया, फिर साइटोक्रोम B ने FeS को दिया, और FeS का अभी हमने जस्ट देखा था कि FeS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है साइटोक्रोम C1 को। फिर ये साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C के पास इलेक्ट्रॉन जाता है, और ये साइटोक्रोम C के पास इलेक्ट्रॉन जाता है, वहाँ से साइटोक्रोम A3 होते हुए फाइनली ये ऑक्सीजन को रिड्यूस करके वाटर में कन्वर्ट कर देगा, प्रोटॉन के साथ मिलकर वाटर को में कन्वर्ट कर देगा। अब क्या होता है, हमने बताया था कि इससे तुम्हारा क्या होगा, फ्री एनर्जी प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से फ्री एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, वही फ्री एनर्जी बाद में ATP सिंथेस के साथ मिलके ATP का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, इससे तुमको अब ये समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। कोएंजाइम Q का दूसरा नाम होता है यूबिक्विनोन। ठीक है, इसके बारे में बेसिक बात ये है, कोएंजाइम Q जो होता है ना, ये लाइपोफिलिक इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है FMNH2 से, ठीक है, और FADH2 से। अभी तुमने देखा होगा कि कोएंजाइम Q दो जगह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, FMNH2 और FADH2। तो जो जो चीज़ दिख रहा है उसी बात को लिखना है। ठीक है, ज़्यादा बहुत सारा लंबा नहीं, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं 10 में 100 पेज लिख देना, लिमिट पेज होते हैं उतना ही में सारा लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद देखो कोएंजाइम की कहाँ नहीं मिलता है, माइकोबैक्टीरिया में नहीं मिलता है, तो विटामिन के उनका फंक्शंस करता है वहाँ पे कोएंजाइम Q का। कोएंजाइम का क्यू का कोई प्रकर्षण नहीं होता है, ये डायरेक्टली बॉडी में सिंथेसाइज होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं साइटोक्रोम्स की। तो साइटोक्रोम्स बेसिकली क्या होता है, दे आर दी कंजुगेटेड प्रोटीन्स कंटेनिंग द हीम ग्रुप। ठीक है, ये हीम ग्रुप कंटेन करते हैं। साइटोक्रोम्स के बारे में देखो तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे फ्रॉम कोएंजाइम Q टू साइटोक्रोम्स B, C1, C, A and A3, the property of reversible oxidation reduction। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके से साइटोक्रोम्स के, तो यहाँ से देखो साइटोक्रोम से देखना, साइटोक्रोम B, फिर साइटोक्रोम C1, फिर साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A और A3। ये ऑर्डर तुमको लिखना है कि साइटोक्रोम का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, साइटोक्रोम्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, साइटोक्रोम B, C1, C, तो कैसे लिखोगे B, C1, C, A, A3। इस तरीके से तुम्हारा साइटोक्रोम्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है B, C1, C। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि तुमको साइटोक्रोम्स के बारे में भी बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। ठीक है, तो साइटोक्रोम C के बारे में 2-3 लाइन देख लेना, बेसिक जो लिखने वाली चीज़ें जो इंपॉर्टेंट बात है उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, साइटोक्रोम एक चीज़ और यहाँ पे है कि साइटोक्रोम were initially discovered from mammalian mitochondria, they were designated cytochrome ABC डिपेंड पहले बोलते थे, बट अब एडिशनल C1, B1, A2 ऐड हो गया है। ठीक है, तो ऐसा कोई खास नहीं पॉइंट है, नॉर्मल पॉइंट है। इसके बाद देखो साइटोक्रोम C के बारे में थोड़ा एक लाइन लिख देना कि ये तुम्हारा सेंट्रल मेंबर ऑफ ETC विच इज़ एन इंटरमीडिएट रेट ऑफ पोटेंशियल। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गया, तो इसके बारे में एक लाइन ऐड करना कि ये सेंट्रल मेंबर होता है ETC का, सेंट्रली प्लेस्ड होता है ना, देखो सेंट्रली प्लेस्ड है ना, इसलिए सेंट्रल मेंबर ऑफ ETC, रिडॉक्स इक्विवेलेंट रिडॉक्स पोटेंशियल इसका होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, साइटोक्रोम A3 टर्म साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू कलेक्टिवली रिप्रेजेंट द साइटोक्रोम A and A3 व्हिच इज डिटरमिनेंट कंपाउंड ऑफ ETC। साइटोक्रोम A और A3 कहना क्या मतलब है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को हम लोग कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करते हैं A और A3। हमने बताया था चौथा कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, और साइटोक्रोम A और A3 उसी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होता है जो कि टर्मिनल कंपोनेंट होता है ETC का। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज द ओनली इलेक्ट्रॉन कैरियर द हीम आयरन विच डायरेक्टली रिएक्ट विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बिसाइड द ऑक्सीडेज कंटेंट। देखो इसमें कोई खास बात नहीं है। फाइनल स्टेज ऑफ ETC द ट्रांसपोर्टेड इलेक्ट्रॉन्स द फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। देखो ये फाइनल स्टेज में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री प्रोटॉन्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर का प्रोडक्शन कर देता है। ठीक है, फाइनल स्टेज में आके। तो ये चीज़ मेरा कहने का मतलब ये था कि तुमको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से कि फाइनली देखो ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज A और A3 इसमें अंदर प्रेजेंट है, टर्मिनल कंपाउंड, ये बाद में फ्री प्रोटॉन्स, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स एंड वाटर तुम्हारा वाटर का प्रोडक्शन कर देता है। ठीक है, इसके बाद जो ये ATP कैसे बनता है वो हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन में। अब कुछ ऐसे होते हैं कंपोनेंट जो कि इसको रोकते हैं, इनहिबिटर्स ऑफ ETC जिनको बोलते हैं, इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे, बट बेसिक अभी यहाँ जान लो कि देखो जैसे ही NAD से FMN से कोएंजाइम Q पे जा रहा था तो तुम्हारा 3 एक ऐसा इनहिबिटर्स है, अमाइटल, रोटेनॉन, पियर्सिडिन A। ठीक है, ये तीनों मिलके क्या करता है, FMN से कोएंजाइम Q के पास तुम्हारा नहीं जाने देता है एनर्जी को।
तुम्हारा अमाइटल से रोटेनॉन और पियर्सिडीन ई के पास देखो टोटल 3 ही एटीपी साइट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जहाँ से एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, टोटल 3 ही एटीपी साइट होता है जहाँ से तुम्हारा प्रोडक्शन होता है एटीपी का। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स और ये कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यही तीनों कॉम्प्लेक्स जो है ना तुम्हारा क्या बोलते हैं एटीपी प्रोडक्शन कराता है। इन्हीं तीनों कॉम्प्लेक्स की वजह से, इन्हीं तीनों कॉम्प्लेक्स एटीपी प्रोडक्शन कराने का ये मतलब हुआ कि इन्हीं तीनों कॉम्प्लेक्स से फ्री एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, जिससे यहाँ पे एटीपी बनता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स ये काम नहीं करता है, इसलिए जब एफईएस की बात हुई थी तो हमने सिर्फ इन दोनों को कंसिडर किया था, इसको नहीं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो वही बात बता रहा था कि यहाँ पे कुछ इनिबिटर्स आ जाते हैं, इनिबिटर डिनोटेड लाइक दिस, जिसका नाम होता है अमाइटल, रोटेनॉन, पियर्सिडिन ए, ये इसको यहाँ पे रोक रहे हैं। तो ये बात हमने कहा था, ये कॉम्प्लेक्स 1, 3 एंड 4 ये तीनों फ्री एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे यहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ पे अब दूसरा साइट होगा बी और सी, साइटोक्रोम बी और C1 के बीच में तुम्हारा एंटीमाइसिन ए और BL, ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड। ठीक है, BL मतलब बाल, बी और सी, ये बी और सी है ना, इसके बीच में यहाँ पे होगा एंटीमाइसिन ए और BAL, ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड। ये बेसिक बात हो गई। चलो, इसके बाद साइटोक्रोम ए और A3 के बीच में क्या होगा, साइटोक्रोम A3 और ऑक्सीजन के बीच में साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सोडियम एजाइड। साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम एजाइड, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, बट पहले भी हम थोड़ा आइडिया दे दिए। साइनाइड, तो यहाँ पे हो गया साइनाइड, अजाइड, और एक और है अब तुम्हारा कौन सा, सोडियम एजाइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम अजाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहीं पे तुम्हारा ATC कंप्लीट होता है। बाद बाकी अगर कोई दिक्कत रहा हो ATC में, लिखने का तरीका मैंने बताया कि जो कंपोनेंट्स में सारा बातें नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया, 4-4 लाइन, बस उसमें 3-4 लाइन लिख दो, उसमें सारा बात ऊपर वाला लिखो। ये डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम को अगर अपने मन से लिख सकते हो, सबस्ट्रेट लाइक दिस, अपने लैंग्वेज में लिखो, सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सबस्ट्रेट टू NADH2, इट विल produce FMNS2 because that is the prosthetic group of this complex 1। अपने मन से इसको बना के पूरा लिखो, और तो ये पूरा डायग्राम बनाओ, पूरा 100% मार्क्स मिलेगा। तो थैंक यू। तो नए हो टेलीग्राम लिंक पे जाके टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपने जितने दोस्तों में शेयर कर सकते हो शेयर करो। अगर अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक बटन दबा के जाना, लाइक करो, डिसलाइक करो। अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी जरूर करके जाना वीडियो को। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच।